हेलो एवरीवन, श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की जो अपनी क्लास है उस क्लास में हम स्टडी करने जा रहे हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक पार्थिनोजेनेसिस, जिसको हिंदी में कहा जाता है अनिषेक जनन। नॉर्मली अपन पहले पढ़ चुके हैं कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी में जो गुणसूत्रों का आदान प्रदान है, गुणसूत्रों का जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर गमन है, पहुंचना है, वो डिपेंड करता है कि उसको उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को जो मिलने वाले क्रोमोजोम हैं वो क्रोमोजोम कहाँ से प्राप्त होते हैं और मेल तथा फीमेल की जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर नेक्स्ट जनरेशन का फॉर्मेशन किस तरह करती है या किस प्रकार करती है, उन सब के बारे में हमने स्टडी की थी पहले। और हम ये भी जानते हैं कि एक मेल तथा फीमेल के अंदर जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है, युग्मकों का निर्माण होता है, वो युग्मक जो हैं यहाँ पर भी हैप्लॉइड और फीमेल के अंदर भी हैप्लॉइड गैमेट का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ पर मेल के अंदर हैप्लॉइड गैमेट के रूप में जहाँ स्पर्म का निर्माण हो रहा है, वहीं पर फीमेल के अंदर ओवा का फॉर्मेशन हो रहा है। इन दोनों गैमेट्स के मध्य जब तक फ्यूजन की प्रक्रिया नहीं हो जाती या हम ये कहें कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं हो जाती, जिसको हम निषेचन के नाम से जानते हैं, और निषेचन की क्रियाविधि किस प्रकार की होती है इसकी भी हम स्टडी कर चुके हैं। जो अपनी प्रीवियस क्लास जब हुई थी उसमें हमने निषेचन के तरीक़ों के बारे में हमने पढ़ा था कि निषेचन की जो प्रक्रिया है वो किस माध्यम पर निर्भर कर रही है और मैकेनिज़्म क्या है, जिसमें एक स्पर्म जो है वो ओवा के पास पहुंचता है और उसको फर्टिलाइज करता है। यहाँ पर दोनों गैमेट के मध्य युग्मन होता है, संयुग्मन होता है, और उस संयुग्मन के फलस्वरूप यहाँ पर दोनों हैप्लॉइड के फलस्वरूप एक जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर के रूप में है। ये दोनों स्ट्रक्चर किस रूप में है? हैप्लॉइड क्रोमोसोमल सेट युक्त संरचनाएं हैं, जिनमें एक डिप्लॉइड क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर युक्त जो जाइगोट है उसका यहाँ पर निर्माण हो रहा है। और साथ में हम ये भी जानते हैं कि ये जो जाइगोट होगा, उस जाइगोट के अंदर जो बनने वाली स्ट्रक्चर है, जो भ्रूण है, उस भ्रूण से रिलेटेड जितनी भी सूचनाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इस जाइगोट की जो सेल्स हैं वो क्या करती हैं, फिर मल्टीपल डिवीज़न के फलस्वरूप लगातार विभाजित होते हुए एक विकसित भ्रूण का निर्माण यहाँ पर करवाती है। और इस पूरे प्रोसीजर में ज़रूरत किन चीज़ों की रहती है? दोनों तरफ से मिले हुए, जो पेरेंट से मिले हुए हैप्लॉइड क्रोमोसोमल सेट की ज़रूरत रहती है। और ये जो हैप्लॉइड क्रोमोसोमल सेट हैं, जिनकी सहायता से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक विकसित भ्रूण का यहाँ पर निर्माण करवा पा रहे हैं। तो इस विकसित भ्रूण का निर्माण करवाए जाने के लिए यहाँ पर जो आवश्यक चीज़ें हैं, जो कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर के रूप में जो यहाँ पर गैमेट्स हैं, उनकी आवश्यकताएं हैं। अब पार्थिनोजेनेसिस की ऐसी प्रक्रिया जिनमें क्या हो, बिना निषेचन के डेवलपमेंट का प्रोसीजर देखने को मिले। मतलब ये जो प्रक्रिया है ये दो रूपों में यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि पार्थिनोजेनेसिस जो है वो दो वर्ड से मिलकर के बना है, पार्थिनोस प्लस जेनेसिस। ठीक है, पार्थिनोस का मतलब होता है विर्जिन और जेनेसिस का मतलब होता है बर्थ। कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें बिना किसी एक गैमेट के, बिना किसी एक हैप्लॉइड गैमेट के
दूसरी तरफ जो मौजूद हैप्लॉइड गैमेट हैं वो अपने अंदर कुछ इस तरीके के परिवर्तन कर ले जिसके कारण वो एक डेवलपिंग एम्ब्रियो के रूप में सामने आ जाए। अधिकतर ये जो पार्थिनोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है वो लोअर कैटेगरी के जंतुओं में, इंसेक्ट्स के अंदर देखने को मिलती हैं। कुछ मैमल्स में या हम ये कहें लिजार्ड्स के अंदर जो हैं ये प्रक्रिया देखने को मिल सकती है। ये जो प्रक्रिया है पार्थिनोजेनेसिस की, इसे मूल रूप से रिचार्ड ओवन नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले देखा था 1849 में। रिचार्ड ओवन नाम के साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था 1849 में, और इन्होंने ये बताया कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बिना किसी नर के प्रभाव के प्रजनन का कार्य होता है। बिना नर के प्रभाव के प्रजनन, इन्होंने ये कहा रिचार्ड ओवन के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर जो नर की तरफ से जो हैप्लॉइड गैमेट्स, हैप्लॉइड जो क्रोमोसोमल सेट यहाँ पर प्राप्त होते हैं वो अगर नहीं हो तो भी क्या है, बिना नर के प्रभाव के भी प्रजनन की प्रक्रिया यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और इसे इन्होंने क्या कहा, पार्थिनोजेनेसिस या अनिषेक जनन नाम इन्होंने दिया। और इनके अलावा एक बेट्टी नाम के साइंटिस्ट भी थे, बेट्टी, BEATTY, बेट्टी नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने भी यही कहा कि ये एक स्पर्म इंड्यूस्ड जो स्ट्रक्चर है या ओवम में ऐसी संरचनाएं देखने को मिली हैं जिनमें स्पर्म के द्वारा इंड्यूस करवाई जाने वाली ऐसी जो संरचनाएं हैं जिनमें कि डेवलपमेंट का प्रोसीजर देखने को मिलता है। अधिकतर डेवलपमेंट के प्रोसीजर में जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है तो वहाँ पर स्पर्म का वर्क होता है कि वो ओवम को प्रेरित करे, इंड्यूस करे जनन के लिए, लेकिन वहाँ पर जरूरी ये होता है कि दोनों के अंदर संयुग्मन आवश्यक हो। लेकिन यहाँ पर बिना किसी संयुग्मन के भी निषेचन की जो प्रक्रिया है वो अपने को देखने को मिल सकती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पार्थिनोजेनेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डेवलपमेंट होता है विदाउट सिंगेमी, बिना किसी संयुग्मन के। डेवलपमेंट विदाउट सिंगेमी, बिना किसी कैरियन के जो आपस में जुड़ने के फलस्वरूप या बिना किसी न्यूक्लियस के जुड़ने के एक संयुग्मन की प्रक्रिया यहाँ पर देखने को मिल रही है। और उसमें प्रजनन का एक तरीका अलग ही प्रकार से अपने को देखने को मिलता है जिसको हम पार्थिनोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। अधिकतर ये किन के अंदर देखने को मिलता है, जो इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर भी ये देखने को मिल सकता है। कुछ फिशेज हैं और लिजार्ड्स हैं। लिजार्ड्स में एक खास प्रजाति है लेसर्टा सक्सिकोला, इसके अंदर ये प्रक्रम देखने को मिलता है। पार्थिनोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा जो हाइमेनोप्टेरा हैं, हाइमेनोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, जैसे हम कहें जो बीटल्स हैं उनके अंदर भी ये प्रोसेस देखने को मिलता है। इसके अलावा कॉकरोच के अंदर ये भी देखने को मिल सकता है। कुछ अरेक्निड्स हैं, मकड़ियां हैं, उनके अंदर भी, स्पाइडर्स के अंदर भी ये प्रक्रम देखने को मिलता है। और जो सेलामेंडर एम्फीबियन प्रजाति है उसके अंदर भी ये देखने को मिल सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत सी ऐसी स्पीसीज हैं जिनमें पार्थिनोजेनेसिस का प्रोसेस देखने को मिलता है जहां बिना किसी निषेचन के जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब हम बात करते हैं, आगे इसमें बढ़ें कि पार्थिनोजेनेसिस जो है वो मूल रूप से दो प्रकार का होता है। एक तो होता है नेचुरल, दूसरा होता है आर्टिफिशियल। प्राकृतिक रूप से ऐसा देखने को मिले कि बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं जिनके अंदर साइक्लिक रूप में या कंप्लीट रूप में
इस तरीके का प्रोसेस देखने को मिले कि जिनमें लगातार नेचुरल रूप में, नेचुरल फॉर्म में वो प्रजातियां जो हैं पार्थिनोजेनेसिस प्रदर्शित करती हों। तो ये 2 प्रकार का है पार्थिनोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है। फर्स्ट है जिसमें नेचुरल, जिसको हम प्राकृतिक कहते हैं। दूसरा है आर्टिफिशियल, अप्राकृतिक रूप में, कृत्रिम रूप में जिसको हम कहें। कृत्रिम रूप में आप किसी भी केमिकल की सहायता से या आप शेकिंग की प्रक्रिया की सहायता से या किसी अभिरंजक में डुबो करके या जो है नीडल से प्रेरित करके या किसी एक्सटर्नल स्पर्म की एंट्री करवा करके, बहुत से तरीके हैं जिनमें आर्टिफिशियल रूप में हम पार्थिनोजेनेसिस को इंड्यूस कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। और इस प्रक्रिया की सहायता से भी बहुत से पार्थिनोजेनेसिस के जो प्रोसेस हैं वो संपन्न करवाए जा चुके हैं। तो हम बात कर रहे हैं इसमें कि ये नेचुरल रूप में किस प्रकार से देखने को मिलता है। क्या होता है इसमें कि ये जो एसेक्सुअल प्रोसेस हैं, देखो पार्थिनोजेनेसिस को कुछ लोग जो हैं ये कहें हम कि भाई ये क्या एसेक्सुअल प्रोसेस जो रिप्रोडक्शन है वही है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये डिफरेंट होता है। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उससे डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो ये अपने सोमेटिक सेल्स हैं उनके अंदर जिस तरीके से डिविजन्स होते हैं उनसे यहाँ पर ये डिफरेंट होता है। तो ये हम ये कह सकते हैं, कारण इसका क्या है कि ये डिफरेंट फ्रॉम सोमेटिक सेल्स। इसके कारण हम ये कह सकते हैं कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अलग प्रक्रिया है। जहाँ कायिक कोशिकाओं में जहाँ विभाजन के फलस्वरूप अलैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं बहुत से प्लांट्स, बहुत से प्लांट्स जो हैं उनके अंदर भी ये प्रोसेस देखने को मिलता है। लेकिन हम ये कहेंगे कि ये जो नेचुरल रूप में जो प्रोसीजर हम देखने को मिलता है यहाँ पर, ये अधिकतर जो एनिमल्स हैं उनमें भी जो लोअर कैटेगरी के एनिमल्स हैं उनके अंदर ये देखने को मिलता है। हाइमेनोप्टेरा में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, लेसर्टा में भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा रोटिफर्स हैं उनके अंदर भी आपको, लिजार्ड्स हैं उनके अंदर भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो नेचुरल प्रोसीजर जो है वो आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है? हाइमेनोप्टेरा, रोटिफर्स और लिजार्ड्स, जिसमें कि एग्जाम्पल अभी अपन ने लिया था लेसर्टा सक्सिकोला, उसके अंदर ये अधिकतर देखने को मिलता है। तो ये जो प्रक्रिया है इसमें क्या है कि नेचुरल रूप में पार्थिनोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। अब नेचुरल रूप में भी ये क्या है, 2 तरीके का होता है, एक तो होता है साइक्लिक और दूसरा होता है कंप्लीट। नेचुरल जो प्रोसीजर है ये 2 तरीके का है, साइक्लिक और कंप्लीट। नेचुरल रूप में जो साइक्लिक और कंप्लीट रूप में ही जो प्रोसीजर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर क्या होता है कि जो साइक्लिक प्रोसीजर है यहाँ पर अधिकतर हम ये देख सकते हैं कि मादाएं अधिक रहती हैं और नर जो हैं उपलब्ध तो रहते हैं लेकिन उनकी संख्या कम रहती है। साइक्लिक के अंदर क्या होता है, नर की संख्या या नर की जो तादाद है वो कम होती है, नर की संख्या यहाँ पर कम होती है और जो प्रोड्यूस होने वाले जो एनिमल हैं उनमें मेल ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो मेल होंगे ये अधिकतर यहाँ भी मेल तो प्रोड्यूस तो होंगे लेकिन इनकी या तो संख्या कम होगी या फिर ये कैसे हो जाएंगे, स्टीराइल नेचर के होंगे, यहाँ पर जनन क्षम नहीं होंगे, ये जनन की क्षमता इनके अंदर नहीं देखने को मिलेगी। तो ये जो प्रोसीजर है जिनको हम कहते हैं कि ये साइक्लिक या चक्रीय प्रोसेस जहाँ पर पाया जाता हो, ये अधिकतर आपको गाल फ्लाइज के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके अंदर क्या होगा, नेचुरल रूप में ये प्रोसीजर होगा लेकिन एक प्रोसीजर जो है वो कैसा होगा, सेक्सुअल होगा, तो दूसरा कैसा होगा, पार्थिनोजेनेटिक टाइप का होगा। क्योंकि ये जो पार्थिनोजेनेसिस है इनमें जो डेवलप होने वाले एनिमल हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं,
पार्थिनोट्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो डेवलप होने वाले जो मेंबर होंगे वो पार्थिनोट्स कहलाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, साइक्लिक के अंदर क्या होगा, पहले चरण में मतलब पहली पीढ़ी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रदर्शित कर रही है तो अगली पीढ़ी क्या होगी, पार्थिनोजेनेसिस प्रदर्शित करेगी और फिर वापस से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर देखने को मिलेगा। तो एक तरीके से ये चक्रीय प्रक्रम में चलता रहता है। मतलब एक बार इनके अंदर जब पार्थिनोजेनेसिस के रूप में पार्थिनोट्स डेवलप हो जाएंगे तो अगले प्रोसेस में इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि नर जहाँ कम हो, एक ऐसी स्थिति में जहाँ गाल फ्लाइज के अंदर नर की संख्या कम है और जो हैं वो भी स्टीराइल नेचर के हैं, तो उन जीवों के सामने ये समस्या खड़ी हो जाती है कि भी वो अपनी जनरेशन को किस तरीके से या किस प्रकार से आगे बढ़ाएं। तो इन जंतुओं में भी क्या है कि ये साइक्लिक रूप में नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस का प्रोसेस देखने को मिलता है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला साइक्लिक एक नेचर है, जिसमें जंतु जो हैं, गाल फ्लाइज जो हैं, वो सेक्सुअल और पार्थिनोजेनेसिस फिर सेक्सुअल रूप में रिप्रोडक्शन के तरीके अपना करके अपनी संततियां उत्पन्न करते हैं। दूसरी तरफ में जो है हम बात करें कि जो कंप्लीट प्रकार का है, कंप्लीट प्रकार के जो नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस है उनके अंदर क्या होता है, अधिकतर फीमेल डेवलप होती हैं। इनके अंदर क्या होंगी, फीमेल डेवलप होंगी। यहां भी कंडीशन वही है, नर या तो कम होंगे या फिर अनुपस्थित होंगे, लेकिन अनुपस्थित वाली संख्या या जो प्रोसेस है वो यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है। मतलब जहाँ कंप्लीट प्रकार का नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस का जहाँ प्रक्रम हो, उनके अंदर नर या तो कम होते हैं या फिर अनुपस्थित होते हैं। ये कंडीशन यहाँ भी लागू होती है, लेकिन फ़र्क दोनों में ये है कि यहाँ पर ज़्यादातर फीमेल डेवलप होंगी। कंप्लीट प्रकार के पार्थिनोजेनेसिस के प्रक्रम में फीमेल्स जो हैं वो ज़्यादा डेवलप होती हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ तो ये तो विकल्पी प्रकार का है, लेकिन ये कैसा है, अविकल्पी प्रकार का है, ऑब्लिगेटरी पार्थिनोजेनेसिस जिसको हम कहते हैं। ये किस प्रकार का है, ऑब्लिगेटरी पार्थिनोजेनेसिस जिसको हम कहते हैं अविकल्पी, अनिषेक जन्म। जबकि ये कैसा है, ऑब्लिगेटरी नहीं है, ये विकल्पी प्रकार का है। तो कंप्लीट प्रकार के पार्थिनोजेनेसिस में क्या होगा, ज़्यादातर यहाँ पर क्या होगा कि लंबे समय तक पार्थिनोजेनेसिस इस तरीके से यहाँ पर जो है डेवलपमेंट का प्रोसीजर देखने को मिल सकता है। कुछ समय बाद हो सकता है एक बार इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया देखने को मिले, लेकिन फिर से एक प्रक्रम के रूप में यहाँ पर क्या होगा, पार्थिनोजेनेसिस की प्रक्रिया ही देखने को मिलेगी। हम ये कह सकते हैं कि कंप्लीट में क्या होगा, पार्थिनोजेनेसिस फिर पार्थिनोजेनेसिस, इस तरीके से लगातार यहाँ पर प्रक्रम चलता रहता है। कोई एक स्टेज हो सकता है सेक्सुअल की हो, उसके बाद वापस से यही प्रक्रम आगे चलता रहता है। तो ऐसे रिप्रोडक्शन का तरीका या ऐसे प्रजनन का तरीका जिनमें अधिकतर जो स्टेज हैं वो पार्थिनोजेनेसिस की ही देखने को मिलती हैं, तो उसे हम कंप्लीट टाइप के डेवलपमेंट के रूप में जानते हैं। एग्जाम्पल इसके रहेंगे जैसे रोटिफर्स हैं, एफिड्स हैं, डेफनिया हैं, इनके अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। एफिड्स हैं, और ज़्यादातर डेफनिया के अंदर, डेफनिया की अधिकतर प्रजातियां हैं उनके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो रोटिफर्स हैं उनमें भी इसी प्रक्रम की सहायता से डेवलपमेंट संपन्न होता है। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो ऑब्लिगेटरी टाइप का जो पार्थिनोजेनेसिस का तरीका है, इसमें अधिकतर ये जो आपके मोथ्स हैं ये भी शामिल हैं,
जो ग्रास ऊपर हैं ये भी शामिल है यहाँ पर, और इसके अलावा जो प्रेइंग मेंटिस है वो भी यहाँ पर शामिल है, कॉकरोच भी इसमें शामिल है, फिशेस, सैलामिंडर ये भी इसके अंदर शामिल है। तो आप इनके भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आप कॉकरोच का एग्जाम्पल दे दें, ठीक है, एरेक्निड्स का आप एग्जाम्पल ले लें, मॉथ्स का आप एग्जाम्पल ले लें, और जो प्रेइंग मेंटिस है उसका भी आप एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं, जहाँ पर कंप्लीट टाइप का नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस का तरीका यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब ये जो कंप्लीट टाइप का जो डेवलपमेंट है ये भी क्या है, अलग अलग चरणों में आगे विभक्त हो रखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो कंप्लीट है, इस कंप्लीट में भी क्या है कि ये मतलब पूर्ण रूप से जहाँ डेवलपमेंट का प्रोसीजर है वो आपको देखने को मिले एसेक्सुअल रूप में, पार्थेनोजेनेसिस के रूप में। तो कंप्लीट टाइप का जो पार्थेनोजेनेसिस का जो प्रक्रम है ये फिर से दो भागों में विभक्त होता है। एक को तो हम कहते हैं हैप्लॉइड या फिर एरेनोटोकस टाइप का पार्थेनोजेनेसिस, और दूसरा है डिप्लॉइड जिसको फिर हम थैलेटोकस पार्थेनोजेनेसिस के रूप में जानते हैं, जहाँ पर एरेनोटोकस के अंदर केवल जो हैं मेल डेवलप होते हैं, और वहीं पर डिप्लॉइड टाइप का या फिर जो थैलेटोकस है उसके अंदर केवल फीमेल डेवलप होते हैं। तो इन सब के बारे में फिर अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद।